अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारा क्वेश्चन है कैपलन एग्ज़ाम किट प्रीमियर इसका नाम है और टॉपिक जो है हमारे पास ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कह सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल स्क्रैच से सॉल्व कर रहा हूँ और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनका क्वेश्चन ये होता है कि किस तरीके से कंसोलिडेशन का क्वेश्चन जो है वो हमने पेपर में जो है वो परफॉर्म करना है, किस तरह से वर्किंग्स को हमने जो है करना है और किस तरीके से हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो उसको ड्राफ्ट करना है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं बीच बीच में जो है वो सारा कुछ बताऊंगा आपको मैं। तो हम अपने जो है क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं उसकी आप रिक्वायरमेंट के ऊपर जाइए और पहले आप उसकी रिक्वायरमेंट को पढ़िए। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखते हैं और इसमें आपके पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर प्रीमियर एज एट 30 सितंबर 20x0। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्वेश्चन 20 नंबर का है और इसमें प्योर एसओएफपी आपने बनानी है। इसके अलावा इसमें जो है वो कोई और रिक्वायरमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 3 से 4 नंबर की कोई और जो है एडजस्टमेंट भी होती है और स्टूडेंट जो है वो बिना पढ़े जो है वो क्वेश्चन को जो है स्टार्ट कर देते हैं और उनको बाद में एहसास होता है कि हमें जो है कोई और वर्किंग भी जो है वो करने को दी हुई थी। सो बी केयरफुल वाइल रीडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सो सबसे पहली चीज़, रिपोर्टिंग डेट हमारे पास है 30 सितंबर 20x0। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वो लिखूँगा रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट हमारे पास 30 सितंबर 20x0 है। रिपोर्टिंग डेट इसलिए लिखता हूँ ताकि ये पता लग जाए कि एक्विजिशन जो है वो ड्यूरिंग द ईयर हो रही है, एक्विजिशन जो है वो स्टार्ट ऑफ द ईयर हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन को वन बाय वन जो है वो स्टार्ट से पढ़ते हैं और चीज़ों को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 जून 20x0 नाउ दिस इज़ द डेट ऑफ एक्विजिशन। ओके, मैंने पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा लेकिन मुझे पता है क्योंकि आगे बात यही हो रही है। दिस इज़ डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन जो है हम उस डेट को कहते हैं जिस दिन जो है वो हमने कंट्रोल जो है वो अचीव किया हो। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन लाइव कर रहा हूँ तो स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए माजरत अगर कोई टाइपिंग में करते हुए गलती हो जाए तो। प्रीमियर एक्वायर कर रहा है 80% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सैनफोर्ड। तो प्रीमियर जो है वो हमारे पास जो है वो पेरेंट है। ठीक है, और 80% हमारे पास जो है वो ग्रुप शेयर है। अगर ग्रुप शेयर जो है वो 80% है तो हमारे पास जो NCI यानी कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर होगा वो हमारे पास 20% जो है वो होगा। प्रीमियर जो है वो पेरेंट है, सब्सिडरी हमारे पास जो है वो सैनफोर्ड आ गई। ये मैंने क्यों लिखा है इसका आपको ताल्लुक बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, कि हालांकि बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ओके, नाउ मुझे यहाँ से एक चीज़ पता लग रही है। एक काम करते हैं छोटा सा। ठीक है, इसका ज़रा थोड़ा सा देखिए, एक बात याद रखिएगा, जब भी आपने कंसोलिडेशन क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पहले से ये सवाल लिख के रख लीजिएगा और आप इनके आंसर जो है क्वेश्चन को पढ़ने के दौरान निकाल लीजिएगा। इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि ये वर्किंग जो है जिसमें ये आपके पहले 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पर कुछ लिखूँगा, ये चीज़ मैंने खुद से बनाई है और ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत जो है वो आसानी जो है पैदा कर देती है। इस सवाल में मुझे नज़र आ रहा है कि रिपोर्टिंग डेट 30 सितंबर है और डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जून है। तो ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन हो रही है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और जब ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक टाइमलाइन जो है वो आप जल्दी से बना लें। इस टाइमलाइन के ऊपर जो है वो हम रिपोर्टिंग डेट प्लॉट करते हैं। रिपोर्टिंग डेट मेरे पास है 30 सितंबर, बस 3 सितंबर इज़ इनफ। और हमारे पास स्टार्ट ऑफ द ईयर है फर्स्ट, और 30 सितंबर में अगर आपका ईयर एंड हो रहा तो सितंबर अक्टूबर, 1 अक्टूबर को जो है वो आपका ईयर स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, अब ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जो है वो डेट ऑफ एक्विजिशन के फ़ौरन बाद इस सवाल को हमेशा लिखें, रिटेन्ड अर्निंग्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है जी, ये सवाल हमेशा डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद आपने लिखना है क्योंकि
इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अगर मिड ऑफ द ईयर या ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन है तो आपको रिटेन्ड अर्निंग्स वर्कआउट करनी पड़ेंगी, या क्वेश्चन में से आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वर्किंग करके आपको जो है एक्सट्रैक्ट करना है इसका आंसर। अगर डेट ऑफ एक्विजिशन स्टार्ट ऑफ द ईयर है तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो है वर्किंग नहीं होती। इस सवाल में ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन है। अब मुझे यहाँ पर डेट ऑफ एक्विजिशन प्लॉट करनी है, ठीक है। मैं यहाँ डेट ऑफ एक्विजिशन प्लॉट करता हूँ इस जगह पे। हमारे पास डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो है 1 जून 2010, ठीक है। और पोस्ट और प्री एक्विजिशन पीरियड बना देते हैं। प्री एक्विजिशन पीरियड आपके पास आ जाता है, और एक आपके पास जो है वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड जो है वो भी आ जाएगा। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, प्री एक्विजिशन पीरियड आपके पास है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 8 मंथ्स का, ठीक है। ऑब्वियसली अगर 8 मंथ्स यहाँ फॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास 4 मंथ्स जो है वो फॉल करेंगे। अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओके। सो ये आपका प्री और पोस्ट में आ गया। अब हमें जो है रिटेन्ड अर्निंग्स की वर्किंग करनी है। तो मेरा पहली यहाँ पर जो चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट में मेरा जो पहला जो टारगेट होगा, ठीक है, वो ये होगा कि क्या मेरे पास एसपीएल गिवन है। मैंने सवाल को देखा, मेरे पास जो है वो एसओएफपी गिवन है, लेकिन मेरे पास जो है वो एसपीएल गिवन नहीं है, सॉरी। तो मेरा ये जो है, मैं इसको जो है वो रेड कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है। क्या मेरे पास सवाल में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है, मुझे देखनी पड़ेगी। क्योंकि अभी आप एक नए स्टूडेंट हैं, इतना फेमिलियर नहीं है कंसोलिडेशन क्वेश्चन से, लेकिन जब आप 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी। थोड़ी हैपहैज़र्ड अप्रोच है, लेकिन अल्टीमेटली व्हेन यू विल गेट फेमिलियर विद दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इजीली। तो अब मैं यहाँ पर, मुझे ज़ाहिर बात है मैं एग्ज़ाम में जब बैठा हूँगा तो मैं क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ चुका हूँगा, मुझे पता होगा कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पड़ी हुई है। जैसे अगर मैं एडजस्टमेंट्स की बात करूँ, ये आपके पास पहली एडजस्टमेंट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा पढ़ूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के बारे में बात हो रही है। सेकंड एडजस्टमेंट जो है वो आपके पास इंटर कंपनी सेल्स के बारे में बात हो रही है। तीसरा जो है वो आपके पास इंटर कंपनी रिसीवेबल्स और पेएबल्स की बात हो रही है। फिर ये पेरेंट की कोई इन्वेस्टमेंट है। फिर ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए के बारे में बात हो रही है। ये इम्पेयरमेंट के बारे में बात हो रही है। और ये देखिए सैनफोर्ड्स प्रॉफिट। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपने पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा हुआ होगा, आपको पूरे क्वेश्चन का बैकग्राउंड जो है वो पता होगा, ठीक है। तो आपने 7 नंबर पॉइंट से जो है वो ये चीज़ एक्सट्रैक्ट की कि आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो बताया गया है 3.9 मिलियन। देखिए पहली चेकलिस्ट में एसपीएल से हमें आंसर नहीं मिल सकता क्योंकि एसपीएल है ही नहीं। अब हमें किसी तरीके से प्रॉफिट फॉर द ईयर या ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स या क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स जो है वो हमें चाहिए। एक और तरीका कार भी हो सकता है कि मैं इसकी एसओएफपी में जाऊं और मैं यहाँ देखूं कि एसओएफपी में मेरे पास डाटा किस तरीके से दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि मुझे सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग्स जो हैं वो दी हुई हैं, और रिपोर्टिंग डेट पे 4500 है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, रिपोर्टिंग डेट पे जो रिटेन अर्निंग्स है, बल्कि मैं इस तरह लिखता हूँ, रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ एस एट रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट के ऊपर इसकी रिटेन अर्निंग्स 4500 है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मुझे 4500 का ब्रेकअप नहीं दिया हुआ कि इसमें से प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है और ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स कितनी है। अगर मेरे पास इस तरह से ब्रेकअप दिया होता तो ब्रेकअप ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, तो भी मैं ये काम जो है बड़ा इजीली कर सकता था। लेकिन अब मेरी दूसरी जो चेकलिस्ट में जो आइटम था वो भी, मैं वहाँ पर भी फेल हो गया मैं। अब मेरे पास जो है वो सवाल में अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल दी है कि मेरे पास जो है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो मुझे गिवन है। प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ एस मुझे गिवन है, जो कि हमारे पास है 3900, 3.9 मिलियन, ओके। सो अब यहाँ से मैं रिवर्स वर्कआउट करके जो है वो अपनी इन्वेंट्री की, सॉरी इन्वेंट्री बोल रहा हूँ, रिटेन अर्निंग्स की जो है वो वर्किंग जो है वो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखें कैसे करते हैं। देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर को आप यहाँ पर अंदर लिख दीजिए, इनसाइड 3900, ठीक है, ये आपके पास प्रॉफिट है। अब मैं काम करता हूँ छोटा सा, मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको ब्रेकअप करता हूँ, ठीक है। इसको मैं प्री एक्विजिशन पीरियड में जो कि 8 मंथ्स का है, और मैं इसको पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जो कि मेरे पास 4 मंथ्स का है, मैं इसमें जो है इसको डिवाइड करता हूँ, ओके। सो इज़ इक्वल टू 3900 मल्टीप्लाइड बाई 8
बाय 12, ठीक है, एंड 3900 मल्टीप्लाइड बाय 4/12। अब ये मेरे पास प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स जो है वो आ गए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि मैंने इसको इवनली या इक्वली अपोर्शन किया है। देखिए यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आप क्वेश्चन पूरा पढ़ कर आए हुए हैं, मेरी अजम्पशन ये है। तो जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं हुआ होगा कि प्रॉफिट को किस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 किस्म की स्टेटमेंट जो है वो इसमें हो सकती हैं। एक इस सवाल में अगेन जो है वो चेकलिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है मैं दोबारा चेकलिस्ट का वर्ड लिख रहा हूँ। पहली बात हो सकता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन हो कि जी शुरू के 8 मंथ्स का प्रॉफिट कुछ है, एंड के 4 मंथ्स का प्रॉफिट जो है वो कुछ और है। तो यहाँ से आपको जो है पता लग सकता है कि आपने प्रॉफिट को किस तरीके से एलोकेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ, वैसे तो इस सवाल में 3900 प्रॉफिट है, मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि शुरू के जो 8 मंथ्स हैं, ठीक है, उनका जो प्रॉफिट है वो 3000 है, लेट्स से, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ सर आपको। और जो लास्ट के जो 4 मंथ्स हैं उसका जो प्रॉफिट है वो आपके पास 900 है। ऐसा हो सकता है बिल्कुल, सो बी केयरफुल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं गिवन, तो ये सारा रेड कर दिया मैंने, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, ऐसा हो सकता है, ये एक एग्जाम्पल है, ये मैंने एग्जाम्पल दी आपको, ठीक है। दूसरी चेकलिस्ट क्या हो सकती है कि आपको एक सेंटेंस लिखाता है इवनली एक्रू का, ठीक है, कि आपने प्रॉफिट्स को इवनली एक्रू करना है। इस पूरे सवाल में आपके सामने ऐसी भी कोई बात जो है वो नहीं की गई। और तीसरा सवाल ये कि नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। तो इस सवाल में ऐसे ही कुछ सिनेरियो है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है। मैं इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी हम जो है वो ये एग्जांपल थी, ये सेंटेंस दिया नहीं है, ठीक है ना, नॉट गिवन, ठीक है ना, ये सेंटेंस नहीं दिया हुआ, इसको भी रेड कर दिया। और तीसरी चीज़ कि क्या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई है, नो, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना दी जाए तो उस केस में भी आप इवनली ही एक्रू करेंगे अपने प्रॉफिट्स को, ठीक है जी। तो ये चीज़ है, थोड़ी बात लंबी हो गई लेकिन ये डिटेल में समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन करूँगा वो इससे क्विक होंगे। ये बहुत डिटेल में करके दे रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें ये है कि अब हमें कोई सेंटेंस नहीं है दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए, रिटेन अर्निंग्स ऑफ एसेट रिपोर्टिंग डेट 4500 है, ठीक है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे पास 3900 है। रिवर्स वर्किंग करके हम ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स जो है वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स कैसे आएंगी, इज इक्वल टू 4500 माइनस 1300 माइनस 2600। हमारे पास 600 जो है वो ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स है। इसमें ये दो एरिया में इसको कोई बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट्स प्री एक्विजिशन पीरियड का इसमें अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास रिटेन अर्निंग्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर इस सवाल में SPL गिवन नहीं थी, ब्रेकअप गिवन नहीं था, तो मैंने जो है वो इसकी तीसरी चीज़ चेकलिस्ट में वो है वर्किंग। हमारे पास वर्किंग के थ्रू जो है आंसर जो है वो इसमें आया है। ओके, सो ये हमारी बात कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम इससे यहाँ से इसके ऊपर आंसर पुट करेंगे। रिटेन अर्निंग्स इज इक्वल टू लिंक कर देंगे इसको 600 प्लस 2600, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो पेरेंट है, सब्सिडरी पता लग गई, ग्रुप शेयर इनिशियल हो गया। अब मैं 3 क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ। एक आपने ढूंढना है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एक आपने इसमें ढूंढना है फेयर वैल्यू ऑफ NCI, और तीसरा आपने इसमें ढूंढना है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, ठीक है ना। ये आपने चेकलिस्ट बना ली है पूरी। ये 10 सवाल आपने हमेशा लिखने हैं, स्पेशली जब आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड हो, ठीक है। ये मेरा तरीक़ाकार है, ये मेरी अप्रोच है, ठीक है। और आप इससे जो है वो डिसएग्री कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं, दैट्स योर डिसीजन। लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब मेरे पास ये 3 आंसर है, मैंने ये आंसर निकालने हैं। मुझे सवाल में जो है वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे पढ़ता हूँ, ठीक है। वो कहता है द कंसिडरेशन कंसिस्टेड ऑफ 2 एलिमेंट्स अ शेयर एक्सचेंज। जी, हमारे पास पहली कंसिडरेशन जो आ रही है वो आ रही है शेयर एक्सचेंज। तो पहले जो है
वो एक काम करते हैं हम कि हम जो है वो यहाँ पर हेडिंग देते हैं इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो है वो है हमारे पास शेयर एक्सचेंज। ठीक है जी, तो शेयर एक्सचेंज लिख देते हैं, शेयर एक्सचेंज की एंट्री भी कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट इन एस, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट हो जाएगा। ऑर्डनरी शेयर कैपिटल, क्योंकि पेरेंट कंपनी, हमें ये बात पता है कॉन्सेप्चुअली कि शेयर एक्सचेंज में पेरेंट कंपनी जो है वो अपना शेयर इशू करती है और शेयर प्रीमियम जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अगेन एक बात यहाँ पर बता दूँ आपको मैं, ये पी कंपनी जो है वो अपना शेयर इशू कर रही है, तो पी कंपनी का ऑर्डनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा और पी कंपनी का शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। इन्वेस्टमेंट बाय नेचर जो है वो एसेट है, तो वो आपके पास डेबिट हो जाएगा। ये एंट्री मुझे आती है। अब मैं इसकी वर्किंग जो है वो आपके सामने जो है वो परफॉर्म करता हूँ, देखते हैं। वो कहता है द कंसिडरेशन कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, अ शेयर एक्सचेंज ऑफ 3 शेयर्स इन प्रीमियर फॉर एवरी 5 शेयर एक्वायर्ड इन सैनफोर्ड। रेशो आपके पास जो है वो दी हुई है 3/5 की रेशो दी हुई है आपको। वो ये कहना चाह रहा है कि आप प्रीमियर के 3 शेयर्स जो है वो इशू हो रहे हैं और सब्सिडरी यानी कि सैनफोर्ड के 5 शेयर्स एक्वायर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ सब्सिडरी। सबसे पहले मैं आहिस्ता आहिस्ता करा रहा हूँ ताकि हर लेवल के स्टूडेंट को मेरी बात समझ नहीं आए। टोटल नंबर ऑफ शेयर सब्सिडरी आपको मिलेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप जाएंगे, उसमें आप इक्विटी पोजीशन, इक्विटी में जाएंगे और आप एस की इक्विटी जो है वो देखेंगे। तो मैं देखिए सैनफोर्ड सब्सिडरी आ गई, एसएफपी है, इक्विटी है और इनिशियल कैपिटल $1 है, नॉमिनल वैल्यू तो 5000 आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। $1 है क्योंकि नॉमिनल वैल्यू। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो ये 5000 आ गया। आपने कितने % शेयर एक्वायर किए, नंबर ऑफ, इतनी डिटेल वर्किंग आपको पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चूँकि आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मेरी वर्किंग बहुत लेंथी है। नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय पेरेंट आपके पास इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाइड बाय 80%। हमें पता है ऑर्डनरी शेयर होल्डर जो है, आपने ऑर्डनरी शेयर एक्वायर किए हैं, ठीक है, 80% तो 4000। अब अगला सवाल, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, रेशो में दी हुई है, इशूड बाय पेरेंट, इसका फार्मूला बनेगा 4000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। ठीक है, अगेन ये वर्किंग्स बहुत लेंथी हैं क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, यू आर नॉट सपोज टू डू ऑल दीज वर्किंग्स इन द एग्ज़ाम। तो हमारे पास 2400 शेयर्स जो है वो पेरेंट ने इशू किए हैं। अब हमने जो है इसकी एंट्री करनी है। सो 2400 शेयर्स आपके पास है मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू हमें चाहिए। मार्केट वैल्यू जो हमारे पास वो कितनी है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर्स। ठीक है, नंबर मल्टीप्लाइड बाय एम वी मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ पीस शेयर्स, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। हम देखते हैं, थोड़ा आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें। ये देखिए, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन शेयर्स इन प्रीमियर हैड अ मार्केट वैल्यू ऑफ 5। सो यहाँ पर हम करेंगे इज इक्वल टू 2400 इंटू 5, 12,000 हमारे पास आंसर आ गया, इज इक्वल टू 2400 इंटू 1 नॉमिनल वैल्यू, 2400 इज इक्वल टू 2400 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्रीमियम है। तो हमारे पास ये एंट्री कंप्लीट हो गई। यू आर नॉट सपोज टू डू दिस एंट्री एंड होल वर्किंग लाइक दिस। ओके, ये आपको समझाने के लिए। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा सवाल यहाँ पर ये है कि ये ट्रांजैक्शन, वेदर दिस ट्रांजैक्शन हैज़ बीन रिकॉर्डेड बाय पेरेंट और नॉट, ये आपने चेक करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए। तो कहता है द शेयर इशू हैज़ नॉट येट बीन रिकॉर्डेड बाय प्रीमियर, तो ये उसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, हमें पता लग गया है अनरिकॉर्डेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अनरिकॉर्डेड का वर्ड जो है वो लिख देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ।
दूसरी, अब दोबारा सेंटेंस पढ़ते हैं। वो कहता है द कंसिडरेशन कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, अ शेयर एक्सचेंज ऑफ 3 शेयर्स इन प्रीमियर फॉर एवरी 5 शेयर्स एक्वायर्ड। ये हमने कर लिया। एंड 800,000 कैश। अच्छा, कैश कंसिडरेशन जो है वो भी आपके पास जो है वो इस सवाल में जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कैश कंसिडरेशन, ये रिकॉर्डेड है। आप कहेंगे कि ये मुझे कैसे पता लगा कि ये रिकॉर्डेड है। देखिए सेंटेंस है वो इसके बारे में साइलेंट है। वो कहता है शेयर इशू को रिकॉर्ड नहीं किया गया, कैश कंसिडरेशन के ऊपर वो साइलेंट है। तो इसका मतलब ये है कि कैश कंसिडरेशन जो है वो आपकी रिकॉर्ड हुई हुई है। इट्स अंडरस्टूड। इन्वेस्टमेंट इन एस जो है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और कैश जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी सिर्फ समझ के लिए एंट्री कर रहा हूँ मैं 800 से, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट हो रही है 800 से, और इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट हो रही है 12,000 से। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, 12,800 का समेशन बन रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको लिंक करूँगा। इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी इज़ इक्वल टू 800 प्लस 12,000। 12,800 जो है वो मेरे पास इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जो है वो आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट वन मेरे पास जो है वो है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई मेरे पास कैसे आएगी? नॉर्मली दो तरीक़ेकार होते हैं, या तो गिवन होती है या फिर आपको ये कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो अभी हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर इस पूरे सवाल में जो है कोई ऐसी बात नहीं बताई गई। हम नीचे चलते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में जो है वो आपके पास, अगेन आपने पूरा क्वेश्चन पहले से पढ़ा हुआ है इसलिए आपको ये बात पता है कि आपके पास फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई आपको इस सवाल में गिवन है, विच इज़ 3.5 मिलियन। देखिए प्रीमियर पॉलिसी इज टू वैल्यू द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन डीम टू बी 3.5 मिलियन। तो 3.5 मिलियन आपने यहाँ पर एज इट इज़ जो है वो पुट कर दिया। गिवन थी, कोई वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ये गिवन ना हो तो उसके ऊपर एक वर्किंग होती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा किसी और क्वेश्चन में कैसे वर्किंग करते हैं। इस पूरे सवाल में हमने एसोसिएट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ NA, यानी कि इस सवाल में एसोसिएट्स का जिक्र नहीं है। ये हमारे सवालात जो है वो पूरे हो गए। हमारे पास जो है वो वर्किंग पूरी हो गई। ये रिटेन अर्निंग्स के लिए हमने वर्किंग की थी, और ये भी हमने जो है वो रिटेन अर्निंग्स के लिए ही वर्किंग परफॉर्म की है। हम जो है वो नेक्स्ट पे जाएंगे। अब हमारे पास 1 2 3 4 जो हमारे पास ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हम इस एरिया को जो है वो अपने हिट करेंगे। अब तो हम सबसे पहले चीज़ जो है वो देखते हैं कि उसमें हमने क्या करना है, ठीक है। ओके, सबसे पहली जो हमारे पास वर्किंग है वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है हमारे पास, ठीक है। हमने इसकी हेडिंग दे दी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ठीक है जी। अब देखते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या है। पहला सवाल तो ये है कि फेयर वैल्यू जो है वो यहाँ पर कैरिंग वैल्यू से या तो ज़्यादा होगी या जो है वो ज़्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। देख लेते हैं, अभी लिख लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या करना है इसका। At the date of acquisition, the fair values of Sanford assets were equal to their carrying amount, but with the exception of property. Property के ऊपर इशू आ रहा है जनाब। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो है ये प्रॉपर्टी के हमारे पास है, ठीक है। क्या सिनेरियो है? दिस साइड ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ 1.2 मिलियन बिलो यानी कि फेयर वैल्यू जो है वो हमारे पास इज़ लेस देन का साइन लगा दें आप। कितने से लेस है जी? 1200 से, 1200 से लेस है। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? फेयर वैल्यू कम है, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, सो हम जो है वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को जो है वो हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और एसेट यानी कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्रेडिट करेंगे। देखिए आपने एग्ज़ाम में एंट्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं एंट्रीज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे याद रहता है कि कौन सी चीज़ मैंने जो है वो कहाँ पे प्लॉट करनी है। मैं भूलता नहीं चीज़ों को, क्योंकि एक इफ़ेक्ट जो है आपको जो है बताएगा। जैसे ये इफ़ेक्ट जो है, ये एंट्री जो मैंने की है, मुझे पता है कि प्रॉपर्टी क्रेडिट हो रही है, तो ये SOFP का इफ़ेक्ट है, ये SOFP में जाएगा, ठीक है। और ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो है डेबिट हो रही है, ये मेरा वर्किंग 2 में आएगा। अब सॉरी वर्किंग 1 में आएगा मेरा। अब वर्किंग 1 क्या है वो मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो इसलिए मुझे चीज़ें याद रहती हैं, चेकलिस्ट है मेरी कि क्या जो चीज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं रेलिवेंट प्लेस से पुट कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा। मैं इसलिए एंट्री करना जो है वो पसंद करता हूँ। क्योंकि फेयर वैल्यू कम है और कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, तो आपके पास एक्सेस डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, बल्कि रिडक्शन इन डेप्रिसिएशन आएगी। डेप्रिसिएशन की नॉर्मल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट। यहाँ पर हम रिवर्स कर देंगे क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी डेबिट हो जाएगी, ठीक है। सो अब ये कैसे आएगा आंसर? देखिए आपके पास जो
फेयर एडजस्टमेंट थी वो 1200 से थी। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हमारे पास कितनी है, हैड अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 8 ईयर्स, हमारे पास उस एसेट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है वो 8 ईयर्स है। और हमें ये बात पता है, अब आपको मेरी बात समझ आएगी कि मैंने आपको वो सवालात क्यों लिखवाए थे शुरू में, डेट ऑफ एक्विजिशन और रिपोर्टिंग डेट, क्योंकि मुझे पता है कि ये मिड ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन हुई है और 4 मंथ्स का जो है वो मेरे पास जो है वो टाइम पीरियड है, तो मैं इसको 4/12 करके पोर्शन करूँगा। ओके, सो इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 4/12। 50 की मेरे पास डेप्रिसिएशन आ रही है जो कि रिडक्शन है मेरे पास। देखिए ये फ़ायदा है उस डाटा का, ये देखिए ये जो डाटा मैंने बनाया था ना, रिपोर्टिंग डेट ये है और एक्विजिशन ये है और प्री और पोस्ट एक्विजिशन, इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए मैंने ये टाइम अपॉर्चमेंट की है, मुझसे ये मिस्टेक जो है वो नहीं हुई है। ठीक है, इसके बाद जो है वो एक आसान सी वर्किंग है जो कि मुझे नज़र आ रही है। देखिए, कंसोलिडेटेड गुडविल वॉज इम्पेयर्ड बाय 1.5 मिलियन, बहुत आसान है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ, कंसोलिडेटेड गुडविल जो है वो इम्पेयर हुई है। आपकी इम्पेयरमेंट जो है वो आपका एक्सपेंस है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, नॉर्मली इम्पेयरमेंट की एंट्री क्या होती है, इम्पेयरमेंट जो है इम्पेयरमेंट लॉस या इम्पेयरमेंट एक्सपेंस जो भी आप लिखना चाहते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस आप डेबिट कर देंगे। ठीक है ना, और गुडविल आपका जो है वो एसेट है, तो गुडविल जो है वो आप क्रेडिट कर देंगे। लेकिन आपको ये बात पता है कि इम्पेयरमेंट लॉस जो है ये कंसोलिडेटेड गुडविल जो है वो आपकी इम्पेयर हुई है, तो इसको हमें ग्रुप शेयर और एनसीआई शेयर के मुताबिक एलोकेट करना पड़ेगा। वैसे हमारी जो गुडविल इम्पेयर हुई है 1.5 मिलियन यानी कि 1500 से इम्पेयर हुई है। अब इसका जो है 80% जो है 80% शेयर 1500 का 80% शेयर जो है वो हम पेरेंट को चार्ज करेंगे, पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स को। ठीक है, और इसका जो है वो 20% जो है हिस्सा जो है वो हम चार्ज करेंगे एनसीआई को। ठीक है जी, ये पेरेंट को चार्ज हो जाएगा और ये आपके पास एनसीआई को चार्ज हो जाएगा। सो 1500 मल्टीप्लाइड बाय 80% और ये आपके पास 1500 मल्टीप्लाइड बाय 20%। सो ये आपके पास इम्पेयरमेंट की एंट्री हो गई। उसके बाद जो है हमारे पास जो है जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो हमारे पास इंटर कंपनी सेल्स की है। इंटर कंपनी सेल्स की एडजस्टमेंट जो है उसको हम कैसे करेंगे उसके ऊपर जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, इंटर कंपनी सेल ऑफ गुड्स। ठीक है जी, हमने हेडिंग डाल दी। इंटर कंपनी सेल्स में मैंने कुछ अपने स्टेप्स बनाए हुए हैं आपकी आसानी के लिए, एक चेकलिस्ट बनाई हुई है। सबसे पहले आपका जो स्टेप है वो है फ्लो ऑफ गुड्स। फ्लो ऑफ गुड्स का मतलब ये कि कौन सेलर है और कौन जो है वो बायर है। इस सवाल में देखिए, प्रीमियर हैड 2 मिलियन, प्रीमियर के पास इन्वेंट्री है, दैट हैड बीन सप्लाइड इन द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड बाय सैनफोर्ड। तो यहाँ से पता लग रहा है कि पी जो है वो बायर है, सब्सिडरी जो है वो सेलर है, तो S2P फ्लो ऑफ गुड्स है। ये फ्लो इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमें ये पता लग जाए कि सेलर कौन है, ठीक है ना, और बायर कौन है। इस सवाल में जो है वो हमारे पास क्लियर हो गया कि सेलर जो हमारे पास है वो हमारे पास सैनफोर्ड है यानी कि सब्सिडरी है, और बायर जो है हमारे पास वो प्रीमियर है। अब आप कहेंगे कि ये मैंने नाम यहाँ पर लिखे थे, देखिए ये मैंने नाम इसलिए लिखे थे ताकि मुझे याद हो जाए कि कौन सा पेरेंट है और कौन सा सब्सिडरी, ताकि ये इंटर कंपनी सेल्स की एडजस्टमेंट में मुझे ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, वापस आ जाते हैं जनाब। ये आपके पास सेलर जो है वो सैनफोर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि हमें सब्सिडरी का जो प्रॉफिट है ना वो रिड्यूस करना है। सब्सिडरी जो है वो सेलर है, तो प्रॉफिट जो है वो सब्सिडरी का रिड्यूस होगा, और बायर जो है वो प्रीमियर है, इसकी जो है वो इन्वेंट्री ओवरस्टेट होगी, इसकी इन्वेंट्री को एडजस्ट करेंगे। तो हमारे पास जो है वो सबसे पहला काम तो हमने जो है वो ये कर लिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एंट्री अभी कर दीजिए, रिटेन। देखिए रिटेन अर्निंग्स, प्रॉफिट्स को कम करना है तो रिटेन अर्निंग्स जो है वो डेबिट हो जाएंगी। किसकी रिटेन अर्निंग्स को हम डेबिट करेंगे, हम एस की जो रिटेन अर्निंग्स है उसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट सब्सिडरी ने बनाया, तो ये हमारे पास डेबिट हो गई। और हमारे पास जो है वो इन्वेंट्री जो है वो एसेट है, उसको कम करना है, इन्वेंट्री हमारे पास पी की जो है वो हम क्रेडिट कर देंगे। और ये याद रखिएगा, ये एंट्री आपने इन्वेंट्री अनसोल्ड की परसेंटेज से करनी है। इन्वेंट्री अनसोल्ड की जो आपके पास परसेंटेज है, ठीक है ना,
वो आपने यहाँ पर यूज़ करनी है। मैं पहले पूरी वर्किंग कर लूँ, फिर मैं इसकी जो है ये एंट्री पोस्ट करूँगा। लेकिन एंट्री करने का फ़ायदा ये होता है कि आप किसी किस्म की मिस्टेक ना करें और भूल ना जाएं चीज़ को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टोटल इंटर कंपनी सेल्स कितनी हुई है। इंटर कंपनी सेल्स, हमारे पास इंटर कंपनी सेल्स का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स मेड इन दी पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो ये हमारे पास कितनी है जनाब, लिखा हुआ है 2 मिलियन की गुड्स उसके पास पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2000। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है वो हमारा प्रॉफिट एलिमेंट कितना है वो हमने देखना है। तो उसने हमें बताया है कि सैनफोर्ड मेक अ मार्कअप, मार्कअप है हमारे पास ऑन कॉस्ट, मार्कअप ऑन कॉस्ट है जी हमारे पास। तो मार्कअप ऑन कॉस्ट के ऊपर पहले डिटेल वर्किंग करके दिखाता हूँ एक बार, तो आपको शॉर्टकट नहीं कर रहा। मार्कअप ऑन कॉस्ट है, मार्कअप ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो मार्कअप के वर्ड के साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रॉफिट का वर्ड। तो मैं एक थोड़ा डिटेल तरीका आपको सिखा देता हूँ ताकि इसमें गलती ना हो। सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस, पूरी इक्वेशन लिख देता हूँ, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है जी, ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी। जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए करके दिखा रहा हूँ ये। सेल्स इज इक्वल टू सी प्लस प्रॉफिट जो है मेरे पास है वो 25% ऑफ व्हाट, 25% ऑफ कॉस्ट है, 25% सी हो जाएगा। 25% मीन्स 25 डिवाइडेड बाय सी प्लस 25% मीन्स 0.25 सी। ऐड करें इक्वेशन को, सी मीन्स 1.25 सी, एस इज इक्वल टू 1.25 सी, और हमारे पास सी जो है वो आ जाएगी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय 1.25। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ, देखिएगा, कॉस्ट ऑफ द गुड्स इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 1.25। ये देखिए जी 1600 मेरे पास कॉस्ट ऑफ द गुड्स आ गई। तो इसका मतलब ये है कि मैंने टोटल प्रॉफिट कितना बनाया, टोटल प्रॉफिट मेड, टोटल प्रॉफिट मेड बाय द सेलर इज इक्वल टू 2000 माइनस 1600। 400 का मेरे पास टोटल प्रॉफिट आ गया जी। यहाँ पर अब एंट्री करनी है। उसने आपको ये नहीं बताया कि कितने परसेंट इन्वेंट्री जो है वो होल्ड की हुई है, इसका मतलब सारी की सारी इन्वेंट्री जो है वो होल्ड जो है वो हुई हुई है। तो यहाँ पर मैं करूँगा इज इक्वल टू, ये देखिए 400 मल्टीप्लाइड बाय, मुझे पता है कि 400 ही आंसर आएगा, लेकिन फिर भी आपको तरीका बता रहा हूँ। 100% इन्वेंट्री अनसोल्ड है तो 100% से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी 100% लिख दिया ताकि याद रहे। तो ये आपके पास इंटर कंपनी सेल ऑफ गुड्स की एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद हम चलते हैं अगली एडजस्टमेंट के ऊपर, प्रीमियर हैड ट्रेड पेबल बैलेंस। ये हमारे पास कैश इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांजिट की जो है वो हमारे पास वर्किंग है। हमारे पास यहाँ पर हेडिंग हम देते हैं कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट का मतलब ये होता है कि आपके जो बायर है उसने आपको चेक जो है वो भेजा है, लेकिन अभी तक आपने उसको रिसीव नहीं किया है। तो पहले इसकी एंट्री कर देते हैं, इंटर कंपनी रिसीवेबल्स और एंड पेबल्स की हमारे पास ये एडजस्टमेंट है। कैश इन ट्रांजिट की एंट्री होती है, कैश इन ट्रांजिट को हम डेबिट करते हैं, ठीक है, और हम रिसीवेबल्स को जो है वो क्रेडिट करते हैं। इंटर कंपनी रिसीवेबल्स और पेबल्स की जो आपके पास एंट्री होती है वो होती है, पेबल्स जो है वो आपके पास डेबिट हो जाते हैं और रिसीवेबल्स जो है वो आपके पास क्रेडिट हो जाते हैं। तो पहले एंट्री कर दी, अब देखते हैं बोल क्या रहा है वो। प्रीमियर हैड अ ट्रेड पेबल बैलेंस ओइंग टू सैनफोर्ड ऑफ 350। देखिए प्रीमियर ने जो है वो सैनफोर्ड के यानी कि सब्सिडरी के $350,000 जो है वो देने हैं, ओके, यानी कि उसका पेएबल है। बट दिस डिड नॉट एग्री विद द कॉरस्पॉन्डिंग रिसीवर, सैनफोर्ड के जो रिसीवेबल्स हैं वो उससे एग्री नहीं करते, यानी कि डिसएग्रीमेंट है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैं है वो आपको बता दूँ डिसएग्रीमेंट के बारे में। यहाँ पर देखिए डिसएग्रीमेंट बिटवीन करंट अकाउंट्स। अब ये क्या चीज़ है, देखिए असल में सूरत हाल कुछ ऐसी है कि सब्सिडरी जो है ना एस का रिसीवेबल जो है ना वो कुछ इस तरह से है 350 प्लस 130 जी 480,000। सूरत हाल कुछ इस तरह की है, एस कहता है मेरा रिसीवेबल जो है वो 480,000 है,
ये कहता है कि मेरा जो पेएबल है वो जो है ना वो 350,000 है, लिखा हुआ सवाल, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है, आपके पास ये बताया गया है। अच्छा, अब आप कहेंगे जी ये 480 कहाँ से आ गया? देखें 480 गिवन नहीं है सवाल में, लेकिन 480 इसलिए बना क्योंकि मैंने सवाल जब पढ़ा उसने क्या बोला, दिस डिड नॉट एग्री विद द कॉरस्पॉन्डिंग रिसीवर इन सैनफोर्ड बुक। सैनफोर्ड के रिसीवर से ये एग्री नहीं करता। क्यों एग्री नहीं कर रहा? ड्यू टू 130,000 पेमेंट मेड टू सैनफोर्ड विच सैनफोर्ड हैज़ नॉट येट रिकॉर्डेड। सैनफोर्ड को पैसे मिले हैं, सैनफोर्ड ने अभी तक वो पैसे जो है वो रिकॉर्ड नहीं किए। जाहिर बात है अगर सैनफोर्ड ने वो पैसे रिकॉर्ड नहीं किए हुए तो सैनफोर्ड का रिसीवर ज़्यादा आ रहा होगा, इसलिए मैंने 350 में 130 ऐड कर दिया। मैं आपको सीक्वेंस से बात समझा रहा हूँ। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि सब्सिडरी का रिसीवेबल जो है वो 480,000 है और पेरेंट का जो पेएबल है वो 350,000 है। अब ये एग्री नहीं कर रहा, डिसएग्रीमेंट है, तो पहले तो इसको एग्री करे ना। अब क्या हुआ, कैश एंड ट्रांजिट को रिकॉर्ड करता है। ये कैश एंड ट्रांजिट कौन रिकॉर्ड करेगा? ये सब्सिडरी रिकॉर्ड करेगा इस केस में। जब इसने रिकॉर्ड किया 130 से, अब देखिए 130,000 से जब इसको आप रिकॉर्ड करेंगे तो रिसीवेबल जो है 130,000 से कम हो रहा है। जब रिसीवेबल 130 से कम होगा तो ये अपडेट होगा। मैं यहाँ पर इसको अपडेट करता हूँ, एक मिनट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ आफ्टर CIT। आफ्टर CIT मीन्स आफ्टर कैश इन ट्रांजिट। ये जो S का रिसीवेबल है ये अपडेट हो जाएगा। अब S का रिसीवेबल 480 नहीं बल्कि ये अब 350 पे आ जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है 480 में से आपने जो है वो 130 जब लेस किए तो आपके पास आंसर जो है वो 350 आ गया। तो ये आपका जब अपडेट हो गया, अब देखिए S का रिसीवेबल भी 350 है, P का पेएबल भी 350, दोनों एग्री कर गए। अब इसको हम एलिमिनेट जो है कर सकते हैं, तो पेएबल्स डेबिट कर देंगे और रिसीवेबल्स जो है वो 350 से जो है वो हम क्रेडिट कर देंगे। अब हमारी इंटर कंपनी रिसीवेबल्स और पेएबल्स की एडजस्टमेंट जो है वो भी हो गई। ठीक है, ये भी क्लियर होगी बात। अब अगली बात पे आते हैं। अब ये जो एडजस्टमेंट है ये बहुत लेंथी लग रही है, ख़तरनाक किस्म की लग रही है, हालांकि ये बहुत ही आसान और बहुत ही नॉर्मल सी जो है वो एडजस्टमेंट है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कि ये क्या बोलता है आपको। ठीक है, देखिए वो ये कहता है, एक मुझे बस जगह ढूंढ दें। हाँ, ये देखिए इन्वेस्टमेंट्स ऑफ पेरेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपने पढ़ा हुआ है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जो है आपको बताया जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो इस तरीके से मेजर करेंगे, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस करेंगे, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम करेंगे। तो पहली लाइन में तो उसने आपको ये बताया है कि प्रीमियर ने ये फैसला किया है कि वो इस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड करेगा। पहले तो उसने आपको ट्रीटमेंट बताया। ओके, इसका मतलब ये कि जो गेन लॉस है वो आपका OCI में जाएगा। वो कहता है द इन्वेस्टमेंट हैव इंक्रीज। देखें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई है तो बहुत सिंपल है जी, इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज़ हुई है, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट्स, ये इन्वेस्टमेंट्स पेरेंट की हैं तो ये मैंने डेबिट कर दी। 300 से इसमें इंक्रीज़ आ रहा है, ठीक है, 300,000 से इंक्रीज़ आ रहा है, 300 लिख दें, 300,000 लिख दें, जैसा आपका दिल करता है, एज़ यू फील कंफर्टेबल। बाद में देख लेंगे 1000 में देखना क्या करना है। तो द अदर अब देखिए आपको ये बात पता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर 300 से वैल्यू में इंक्रीज़ आ रहा है, चूँकि उसने शुरू में ही ये डिसाइड कर लिया है कि हम गेन और लॉसेस जो हैं उनको हम OCI में रिकॉर्ड करेंगे। जब OCI में आप रिकॉर्ड करते हैं तो आप अदर इक्विटी रिजर्व जो है वो उसको क्रेडिट करते हैं। ये हमें पता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ कर आए हैं। क्योंकि जिस तरह से आप एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं IAS 16 में, तो आपका एसेट डेबिट होता है और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट होता है। एक रिजर्व को आपने क्रेडिट किया, इसका रिवैल्यूएशन रिजर्व। सिमिलरली अगर आप किसी एसेट किसी इन्वेस्टमेंट को डेजिग्नेट करते हैं कि आपने उसको OCI के ऊपर जो है प्रेजेंट करना है, यानी कि गेन लॉस को आपने OCI पे रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए भी आप एक रिजर्व क्रिएट करेंगे, उसका नाम होता है अदर इक्विटी रिजर्व। तो ये अदर इक्विटी रिजर्व हमने क्रिएट कर देना है। अब ये बात मुझे पता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, लेकिन आपकी आसानी के लिए उसने सारी बातें आपको सवाल में बता दी। देखें वो क्या कहता है, द अदर इक्विटी रिजर्व रिलेट्स टू दीज इन्वेस्टमेंट्स इज एंड इज बेस्ड ऑन द वैल्यू एट 30 सितंबर। देखें उसने आपको खुद बता दिया, ये जो आपको अदर इक्विटी रिजर्व है, आपको सवाल में यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में अदर इक्विटी रिजर्व जो है वो नज़र आ रहा है। ये अदर इक्विटी रिजर्व जो है वो रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो पेरेंट के इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो गेन लॉस जो है वो आप OCI में जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट भी हो गई, वैल्यू ऑफ NCI भी हो गया, कंसोलिडेटेड इम्पेयरमेंट भी हो गई, प्रॉफिट हमने पहले से कर दिया था। अब हमारे पास जो है वो सारी वर्किंग्स जो है वो कंप्लीट हैं। अब आपका सवाल टेक्निकली कंप्लीट हो गया। इवन वी डोंट हैव टू लुक एट द क्वेश्चन। हम जब SOP बनाएंगे तो हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा वापस मुड़ के आएंगे। अभी जो है वो हम अपनी वर्किंग्स परफॉर्म करते हैं। हमारे पास जो अगली वर्किंग है वो हमारे पास है
सबसे पहले अब बुक में सबसे पहले वो गुडविल की वर्किंग करता है। मैं पहले गुडविल की वर्किंग नहीं करता, मैंने वर्किंग वन जो है वो रखी हुई है नेट एसेट्स की। वर्किंग वन जो है वो हमेशा मैं नेट एसेट्स के ऊपर काम करता हूँ। तो नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। अब आप सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, आप एसओएफपी में जाएंगे, देखिए आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं, ये आपने कॉपी कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास है रिटेन अर्निंग्स, ये भी आपने कॉपी कर लिया। ये दो चीज़ें आपके पास जो है वो आ रही हैं, ठीक है। एक आपके पास हेडिंग आ जाएगी एट एक्विजिशन, स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए माजरत पहले से ही, ठीक है। और एक आपके पास एट रिपोर्टिंग डेट। तो ये दो आपके पास हेडिंग्स आ गई, ठीक है। और आपके पास जो है वो डॉलर साइन आ जाता है। अच्छा जी, अब देखिए आप इक्विटी शेयर्स आपके पास जो है सब्सिडरी के वो 5000 हैं, तो 5000, और आपके पास एक्विजिशन वाले कॉलम में भी 5000 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अब यहाँ पर एक सवाल आता है, अक्सर स्टूडेंट पूछ लेते हैं कि जी आपने जो इक्विटी शेयर्स यहाँ पर लिए रिपोर्टिंग डेट पर, वही सेम जो है वो आपने एक्विजिशन डेट पे भी क्यों ले लिए हैं। कुछ स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं, तो उसका आंसर ये है कि इस पूरे सवाल में कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई कि सब्सिडरी ने एक्विजिशन के बाद नए शेयर जो है वो इशू किए हैं। अगर सब्सिडरी ने एक्विजिशन के बाद कोई नया शेयर इशू नहीं किया, तो जो उसके रिपोर्टिंग डेट पे शेयर हैं वही उसके एक्विजिशन डेट के ऊपर भी होंगे। अगर ये पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा, इसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं इसके ऊपर मज़ीद बात भी जो है वो कर दूँगा। रिटेन अर्निंग्स हमारे पास 4500 हैं। अब देखिए यहाँ पर वो पहले जो 10 सवाल थे उनकी आसानी देखें, ये जो सवाल मैंने किए यहाँ पर, यहीं से आपको सारे आंसर मिलेंगे। रिटेन अर्निंग्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 3200 हमारे पास ऑलरेडी जो है वो हमने लिखा हुआ है। देखिए अब मुझे कोई एडिशनल वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू E4। ये देखिए 3200 मेरे पास आ गया। अब मुझे ये बात पता है कि हम नेट एसेट्स की बात कर रहे हैं। नेट एसेट्स का मतलब होता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। हमारे पास और कौन कौन सी एडजस्टमेंट है जो कि यहाँ पर आपके पास आएंगी। नंबर वन हमारे पास आएगी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ठीक है। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हमारे पास आएगी 1200 की। आपको याद है कि 1200 से हम, ये देखिए एंट्री भी याद है आपको, ये देखिए, ये देखिए फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो है वो 1200 से डेबिट हुई थी, प्रॉपर्टी क्रेडिट हुई थी। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो है वो बाय नेचर एक क्रेडिट इफेक्ट है, क्योंकि फेयर वैल्यू जो है वो हमने डेबिट की है, तो इसलिए हम -1200 शो करेंगे इसको, हम इसको पॉजिटिव शो नहीं करेंगे। हाँ, अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किसी सवाल में क्रेडिट हो रही होगी तो ये 1200 पॉजिटिव आएगा। अभी इस सवाल में ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपकी फेयर वैल्यू जो है वो कम है और कैरिंग अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिडक्शन इन डेप्रिसिएशन आई थी, ड्यू टू रिडक्शन इन डेप्रिसिएशन। ये भी आपके पास फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से आई थी। तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट आप रिपोर्टिंग डेट पे करेंगे 50 की। ये हमने वर्कआउट ऑलरेडी की हुई है, ये देखिए हमने एंट्री भी इसकी परफॉर्म की थी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट किया था 50 से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है कोई और चीज़ है, येस वी हैव अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यहाँ पर आएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब S2P सेल होगी। अब ये रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, इसकी लॉजिक है। S2P का मतलब क्या है, सेलर जो था वो सब्सिडरी थी और बायर जो था वो पेरेंट था। तो सेलर ने प्रॉफिट बनाया है, सब्सिडरी ने प्रॉफिट बनाया है, सब्सिडरी का प्रॉफिट कम करना है। सब्सिडरी का प्रॉफिट कम करने के लिए हमें सब्सिडरी की रिटेनिंग्स चाहिए, ये हमारे पास रिटेनिंग सब्सिडरी की हैं। तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू माइनस, हमने एंट्री की हुई है, ये देखिए यहाँ से हमने इसको बस लिंक करना है। ये हमारे पास मैंने उसका काउंटर नहीं किया था, एक मैं वो भी कर देता हूँ, ये देखिए ओके। तो ये आपके पास जो है वो आ गया आंसर इसका। अब देखिए ये भी हो गया ओके। अब हमारे पास कोई मज़ीद जो है वो चीज़ रह गई है। नो वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स, हमारे पास अब कोई चीज़ नहीं है, ओके। सो इसको ऊपर कर देते हैं, टोटल कर लेते हैं 7950, टोटल कर लेते हैं 7000। अब ये देखिए ये आपके पास रिपोर्टिंग डेट के ऊपर नेट एसेट्स हैं सब्सिडरी के, और ये एक्विजिशन डेट के ऊपर हैं। अब इसमें एक शॉर्टकट है कि आप यहीं पर ही पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स ऑफ
सब्सिडरी जो है वो लिख दीजिए इज इक्वल टू 7950 माइनस 7000। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं है तो आपने 1 बाय 1 करना है। 5000 तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। 4500 माइनस 3200, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1300। 1300 प्लस 50, 1350, 1350 माइनस 400, 950। इस तरीके से भी ये आंसर आ सकता है। उसके बाद हमारे पास, मैंने आपको बताया गुडविल की वर्किंग मैं करता हूँ, ठीक है ना। वर्किंग 2 हमारे पास जो है वो गुडविल की है जी। गुडविल की वर्किंग हम कैसे परफॉर्म करेंगे देखते हैं। गुडविल का फार्मूला जो है हमारे पास होता है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट, अभी हमने ऑलरेडी 12,800 लिखी हुई हमें याद है। इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी इज इक्वल टू, पहले 10 सवालों में हमने इसको कर आए थे, ये देखिए इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी और फेयर ऑफ एनसीआई ये भी हमें गिवन है 3,500, ठीक है। ये मैं अब डायरेक्ट वहाँ पुट करूँगा, एड फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई हमारे पास इज इक्वल टू, ये हमारे पास था सॉरी इज इक्वल टू, ये देखिए 3500। इस सवाल में मैं हर चीज़ टाइप कर रहा हूँ, हर चीज़ खुद से लिख रहा हूँ। अगले सवाल में मैं ये नहीं करूँगा, फॉर्मेट बना होगा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूँगा ताकि वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी जो है वो कम हो और आपको जो है वो बात भी जो है वो ईजीली समझ में आए, जल्दी समझ में आएगी। क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ज़ीरो हैं, जिनको यही नहीं पता कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद जो है वो वीडियो है बेसिकली, ठीक है। अच्छा जी, लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स of subsidiary, fair value of net assets of subsidiary at the date of acquisition, ये हम लिखेंगे। हमारे पास ये आंसर ऊपर आ रहा है 7000 हमारे पास आ रहा है, ये मैं इसको रेड कलर कर रहा हूँ, ये माइनस होगा, इज इक्वल टू 12,800 प्लस 3,500 माइनस 7000। यहाँ मैंने लेस का साइन लगाया है, यहाँ नहीं लगा रहा, फार्मूले में लगाया है। 9300 हमारे पास जो है वो गुडविल आ गई इम्पेयरमेंट से पहले, इसमें से हमने लेस कर देना है। इम्पेयरमेंट हमने ऑलरेडी चार्ज की हुई है, इसकी एंट्री हमने ऑलरेडी की हुई है। इम्पेयरमेंट लॉस हमारे पास था 1500 का, इज इक्वल टू 1500 की हमने एंट्री की हुई है, ये देखिए सामने ही हुई है, ये 1500 से गुडविल क्रिएट हुई है। ये है एंट्री करने का फ़ायदा। और हमारे पास अब जो है जो कंसोलिडेटेड जो गुडविल है वो हमारे पास आ जाएगी इज़ इक्वल टू 9300 माइनस 1500, ये हमारे पास गुडविल आ गई 7800, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो है वो वर्किंग 3 है। वर्किंग 3 हमारे पास है ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स की, ठीक है। ग्रुप रिटेन, वो तमाम एडजस्टमेंट जो पेरेंट को इफेक्ट करेंगी वो इसमें आएंगी। ग्रुप रिटेन अर्निंग्स, सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रुप रिटेन अर्निंग्स ऑफ पेरेंट, ये कहाँ से आएगी, ये आपके पास SOFP से आएगी, SOFP से आएंगी। लिखिए जी SOFP से, राइट हैंड साइड पे आपके पास SOFP है, ये देखिए रिटेन अर्निंग्स 12,300, ये आ गई यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास जो है वो आगे आपके पास, इसमें हम ऐड करेंगे एट ग्रुप शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स ऑफ सब्सिडरी, ठीक है जी। ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 7950 माइनस 7000, 950 मल्टीप्लाइड बाय 80%, ये आपकी समझ के लिए लिखा है मैंने। ये डायरेक्ट फार्मूला पुट करता हूँ मैं, ये देखिए 950 मल्टीप्लाइड बाय 80%, 760 आंसर आया मेरे पास। कोई ऐसी एडजस्टमेंट पूरे सवाल में जिसकी वजह से सब्सिड पेरेंट का प्रॉफिट जो है वो इफेक्ट हो रहा हो? रिकॉल करते हैं जी, एंट्रीज देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। पहली एंट्री हमारे पास क्या थी, इन्वेस्टमेंट है, नहीं ये नहीं है, फिर भी एडजस्टमेंट भी नहीं है, यस इम्पेयरमेंट की ऐसे ने पेरेंट को 1200 जो है वो चार्ज किया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इम्पेयरमेंट लॉस, इसे कॉपी करते हैं, ये लीजिए लेस इम्पेयरमेंट लॉस हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1500, ये नहीं सॉरी 1200 हमने चार्ज किया था पेरेंट को, रेड कर देते हैं कलर इसका, ये लीजिए आंसर निकालते हैं, इज इक्वल टू 12,300 प्लस
760 माइनस 1200 हमारे पास आ गई। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स हमारे पास आ गई 11,860। उसके बाद हमारे पास है ये वर्किंग 3 थी, सॉरी। उसके बाद हमारे पास है वर्किंग 4। वर्किंग 4 हमारे पास होगी एनसीआई की वर्किंग, ठीक है। इसमें एक छोटा सा मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, यहीं से मैं पेस्ट करूँगा। ये लीजिए फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, ठीक है। इसमें मैं यही स्टेटमेंट, ये सारा यही जो सब कुछ लिखा हुआ है ये कॉपी करूँगा, ये मैं पेस्ट करूँगा। यहाँ पर ग्रुप शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स ऑफ सब्सिडरी लिखा हुआ है, इसको मैं ग्रुप की जगह चेंज कर दूँगा, एनसीआई शेयर में चेंज कर दूँगा। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई मेरे पास 3500 है, यह यहाँ से आ गई, ठीक है। पोस्ट एक्विजिशन यहाँ 950 का 80% था, या 950 का 20% आ जाएगा, 950 इंटू 20%, 190 आ गया। और इम्पेयरमेंट लॉस मेरे पास आ गया यहाँ पर ये 300, ठीक है जी। ओके, इज इक्वल टू 3500 प्लस 190 माइनस 300, हमारे पास 3390 जो है वो एनसीआई की वैल्यू जो है वो आ गई है, ठीक है जी। अब हमारे पास अब ड्राफ्टिंग है, हम ड्राफ्टिंग करेंगे। हम अभी मैं आपको ज़रा एट ए ग्लैंस अगर दिखाऊं थोड़ा सा ज़रा सवाल, तो देखिए ये कुछ सूरत हाल बन रही है। और इसको मैं ज़रा थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ये देखिए कुछ ये सूरत हाल है हमारे पास क्वेश्चन की, ठीक है। आप देख सकते हैं हमने पहले 10 क्वेश्चन कर लिए, फिर ये प्री पोस्ट एक्विजिशन की वर्किंग कर ली, फिर हमने चेकलिस्ट बनाई। ये सारा जो वर्किंग है ये रिटेनर्स की है। फिर जो ये सारी जो वर्किंग है आपके पास, ये आपके पास क्वेश्चन में अदर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास ये 4 मैंडेटरी वर्किंग जो हम करते हैं ये हैं। अब हमारे पास जो है वो टारगेट क्या है, अब हमने एसओएफपी बनानी है, तो मैं इसको दोबारा जो है वो बड़ा कर देता हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास एसओएफपी में यहाँ पर क्या क्या लिखना है, पहले मैं आपको थोड़ा सा ज़रा समझा दूँ कि किस तरह से आएगा। नॉन करंट एसेट में हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स है, फिर हमारे पास गुडविल आएगी, गुडविल हमारे पास वर्किंग 2 से आएगी। उसके बाद हमारे पास करंट एसेट्स हैं, ठीक है। करंट एसेट्स हमारे पास जो है वो इन्वेंट्री है, हमारे पास रिसीवेबल्स हैं। नेक्स्ट टाइम मैं ये काम नहीं करूँगा, पहले से मैं फॉर्मेट बना के रखूँगा, मैं सिर्फ वैल्यूज पुट करूँगा, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और बाकी इक्विटी हमारे पास है, इक्विटी शेयर्स आ गए, अदर इक्विटी रिजर्व आ गया, रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई, और यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ आ जाएगी, वो होगा एनसीआई शेयर। यहाँ पर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया यहाँ पर। और इसके अलावा हमारे पास यस वन मोर थिंग, देखिए ना एंट्रीज़ का फ़ायदा होता है, शेयर प्रीमियम भी बताता हूँ मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसका क्या करना है। ओके, वी आर डन। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ब्रैकेट ओपन पी, ब्रैकेट ओपन पी पेरेंट, पी प्लस एस, कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट है जो कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, प्लस माइनस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। इस सवाल में माइनस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास फेयर वैल्यू कम थी, कैरिंग अमाउंट जो है वो ज़्यादा थी, और उसकी वजह से हमारे पास रिडक्शन इन डेप्रिसिएशन आई, जिसकी से एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आएगा। एसेट को हमने डेबिट किया था, तो ये रिडक्शन इन डेप्रिसिएशन है, रिडक्शन इन डीईपी लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है जी। अब इसको हम जो है वर्कआउट करते हैं, इज इक्वल टू 25,500 प्लस 13,900 माइनस, देखिए अब मैं यहाँ पर 1200 यहाँ से लिंक करूँगा इसको, ये देखिए फिर ये एडजस्टमेंट माइनस 1200, ठीक है, और प्लस 50 की डेप्रिसिएशन ऐड करूँगा, ये देखिए 40, एक मिनट, इसमें सॉरी 13,900 है, ये मैंने कुछ जो है वो मैंने कुछ गड़बड़ की है जी, वो ऑलरेडी माइनस था तो मुझे यहाँ प्लस का साइन लगाना चाहिए था। एक मिनट, ये ठीक कर दिया मैंने, ये प्लस, अब ठीक हो गया। वो मैंने ऑलरेडी वहाँ पर 1200, इसलिए अब आपके आसानी के लिए आप ये इस तरह भी लिख सकते हैं आप 25, लेकिन ये बहुत लेंथी तरीकाकार है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 13,900
ये टाइम बहुत लगेगा इसमें, -1200 प्लस 50, तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम लगेगा, डायरेक्ट करेंगे हम। इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास जो है वो P, अब ये ज़रा देखिएगा, P प्लस S माइनस, नहीं प्लस करते हैं इसमें आप अनरिकॉर्डेड, अगर P ने कोई रिकॉर्ड नहीं की हुई, ठीक है, माइनस इन्वेस्टमेंट इन S प्लस स्लैश माइनस अगर कोई आपकी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज डिक्रीज आया हुआ है, ठीक है ना, गेन या आप इससे ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना, प्लस स्लैश माइनस गेन लॉस, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है जी। अब इसका फार्मूला हमने लिख दिया है। अब ज़रा इसके ऊपर हम देखते हैं क्या करना है हमने। इज इक्वल टू पेरेंट के इन्वेस्टमेंट्स हैं 1800, देखिएगा ज़रा, प्लस सब्सिडरी की 0, प्लस हमारे पास जो है अनरिकॉर्डेड कितनी थी, अनरिकॉर्डेड हमारे पास है 12,000, ये देखिए ये 12,000 अनरिकॉर्डेड है, माइनस, दोबारा देख लीजिए, P प्लस S प्लस अनरिकॉर्डेड माइनस इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी, 12,000 आपके पास थी शेयर एक्सचेंज और 800 थी कैश कंसिडरेशन, ठीक है, प्लस इन्वेस्टमेंट्स अगर कोई है सब्सिडरी और पेरेंट की जिसके ऊपर गेन लॉस आया, तो एक हमारे पास थी वो जो OCI में जो हमने इसको अदर इक्विटी रिजर्व में हमने 300 ऐड किया था, प्लस लिंक करते हैं इसको, ये देखिए 300 ये देखिए इन्वेस्टमेंट पेरेंट की डेबिट हो रही है, तो हमारे पास जो है वो आंसर आया 1300। गुडविल हमारे पास लिंक करेंगे वर्किंग नंबर 2 से 7800, तो 43750 हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, अभी तक 47350 बन रहे हैं। अब इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होगा, P प्लस S माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट, देखिए इज इक्वल टू P 5300 प्लस सब्सिडरी 500 माइनस 400 का अनरियलाइज प्रॉफिट था, ये हमारे पास वर्किंग जो है वो आ रही है, देखिए, अच्छा ये -400 प्लस हो जाएगा, मुझे वहाँ पर दोबारा साइन जो है वो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा वरना आंसर ख़राब हो जाएगा। क्या किया मैंने, आंसर तो सही आना चाहिए था, चलें कोई बात नहीं, इसको मैं -400 कर देता हूँ, ये अभी ठीक है। रिसीवेबल्स P प्लस S माइनस CIT स्टैंड्स फॉर कैश इन ट्रांजिट, माइनस ICR मीन्स इंटर कंपनी रिसीवेबल्स, ओके, इज इक्वल टू P 4200 प्लस 1100 माइनस कैश इन ट्रांजिट हमारे पास था, कैश इन ट्रांजिट हमारे पास था, कैश इन ट्रांजिट ये देखिए कैश इन ट्रांजिट हमारे पास था 130,000 एंड माइनस ये देखिए रिसीवर्स क्रेडिट हो रहे हैं 350, लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम होगी शायद, क्योंकि मैंने फिगर्स दी हुई हैं थाउजेंड्स में और वो उस तरीके से आ रही हैं, तो मुझे वहाँ पर अपनी फिगर्स को चेंज करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए इसको मुझे 480 लिखना चाहिए, एक मिनट, ये बेसिकली ये लिंक किया ना, तो ये 130 कर दूँ इसको मैं, और इसको मैं 350 कर दूंगा, तो मेरा आंसर वहाँ पर ठीक हो जाएगा। देखिएगा अभी आप, ये देखिए 4820 मेरा आंसर सही हो गया। बैंक P प्लस S प्लस CIT कैश इन ट्रांजिट इज इक्वल टू P 3000 प्लस 800 प्लस कैश इन ट्रांजिट मेरे पास है, ये लीजिए कैश इन ट्रांजिट प्लस कर दिया, ये कैश इन ट्रांजिट डेबिट हो रहा है 30 से, ये लीजिए 61,500 आंसर आ गया। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल P प्लस अनरिकॉर्डेड बाय P, सेम गोज फॉर शेयर प्रीमियम, ठीक है, ये देखिए इज इक्वल टू P का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 12,000 प्लस अनरिकॉर्डेड कितना था
एंट्री करके हमने रखी हुई ऑलरेडी, ये देखिए अनरिकॉर्डेड 2400। पी का और शेयर प्रीमियम जो है इज़ इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं है सवाल में, देख सकते हैं आप, प्लस वो जो हमने एंट्री की थी, ये देखिए यहाँ से आपके पास ये 9600 आएगा, ये एंटर हो गया। उसके बाद अदर इक्विटी रिज़र्व हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा, पहले हमारे पास 500 था, तो P प्लस S प्लस गेन स्लैश लॉस, ऑब्वियसली लॉस माइनस होगा, अंडरस्टूड है, ठीक है। ऊपर मैंने नहीं लिखा है, देखें ऊपर भी मैं कर देता हूँ, ब्रैकेट डाल देता हूँ, ज़रूरत तो नहीं थी वैसे, लेकिन फिर भी चलें डाल देता हूँ। ओके, ये दीजिए इज़ इक्वल टू 500 प्लस 0 प्लस 300 से इंक्रीज़ आया था, एंट्री की भी है, ये देखिए एंट्री, ये रही इन्वेस्टमेंट अदर इक्विटी रिजर्व क्रेडिट 300, 800 आ गया। रिटेन अर्निंग्स वर्किंग 3, NCI वर्किंग 4, वर्किंग 3 से हमारे पास आंसर आ गया 11860, और वर्किंग 4 हमारे पास है, आंसर आ गया 3390, ठीक है जी। अब हमारे पास लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। आंसर P प्लस S माइनस हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, P प्लस S माइनस हम कर देंगे यहाँ पर इंटर कंपनी ICP इंटर कंपनी पेबल्स, ठीक है जी, इज इक्वल टू P 15,000 प्लस सब्सिडरी 6800 माइनस इंटर कंपनी पेबल्स 350 थे मेरे ख्याल से। ये हमें यहाँ पर हमें लिंक करना है, मेक श्योर कि आप पेपर में लिंक करें, ठीक है, ताकि आपके मार्क्स जो है ना वो ना कटें, ठीक है। ये नहीं जी, हमारे पास ये वापस आ गई। अभी मैं जो है वो आपको ये पूरा क्वेश्चन का एक ज़रा एक लुक दिखाता हूँ, देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं, आप पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स मेंशन कीजिएगा, उसके ऊपर मैं स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं अभी मैं इसका पोस्ट एनालिसिस भी कर सकता हूँ, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, किसी और वीडियो में कर दूंगा एनालिसिस। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, किस तरीके से हमने एडजस्टमेंट्स को हैंडल किया, किस तरीके से हमने वर्किंग्स को हैंडल किया, और किस तरीके से हमने SOF बनाई। तो एट ए ग्लैंस अगर देखें तो ये जो है वो आपका जो है वो पूरा जो है वो क्वेश्चन है, हर एक चीज़ इसमें डिटेल में देखें, आपको जो है वो नज़र जो है वो आ रही है। पहले ये सवाल थे 10 क्वेश्चंस, हमने इसका आंसर निकाला, उसके लिए हमने ये रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग भी कर ली, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं इसको अगर मिनिमाइज़ कर दूँ और मैं इसको बड़ा कर दूँ, शायद मे भी कुछ बेहतरी आ जाए। एक सेकेंड, मुझे ज़रा थोड़ा सा विंडोज़ को ज़रा एडजस्ट करने दीजिए इसकी, ताकि आपको जो है वो अच्छा नज़र आए, शायद बेहतर नज़र आ रहा होगा। देखिए हमारे पास सबसे पहली चीज़, एक छोटा सा अगर क्विक रिव्यू दूँ, पहले ये 10 क्वेश्चंस लिख दिए, क्वेश्चन पहले आपने पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन की पूरी रिक्वायरमेंट्स देखनी सारी, और क्वेश्चन के सारे नोट्स देखने हैं, ताकि आपको पता हो कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। पहले आपने इन 10 क्वेश्चंस का आंसर करना है, उसके लिए आपको रिटेन इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मिड ईयर एक्विजिशन है, एग्जैक्ट मिड ईयर नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर है। फिर उसके बाद आपने एडजस्टमेंट्स परफॉर्म की, इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, इम्पेयरमेंट, इन्वेस्टमेंट इन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, अदर इक्विटी रिजर्व वाली। फिर आपने करंट अकाउंट्स, कैश इन ट्रांजिट, इंटर कंपनी रिसीवेबल, इंटर कंपनी सेल ऑफ गुड्स देखी, ये सारी एडजस्टमेंट कर ली। उसके बाद हमने 4 वर्किंग परफॉर्म की। वर्किंग 1 नॉर्मली बुक वाला ये पहले नहीं करता, फिर गुडविल आती है, फिर आपके पास ग्रुप रिटेन अर्निंग्स हैं, और फिर हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ NCI की वर्किंग है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इसकी हेडिंग मैंने नहीं डाली, मुझे इसकी हेडिंग डालनी चाहिए थी, इसकी हेडिंग डाल देता हूँ, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है जी। उसके बाद मैंने जो है वो ड्राफ्टिंग किया। अब ये सवाल बहुत स्मूथली मैंने किया है, तो इसके ऊपर कमेंट दीजिएगा, बहुत लंबी वीडियो होगी है, सॉरी, लेकिन सब चीज़ें मैंने करके दिखा दी आपको। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो जो है वो उससे शॉर्ट होगी इंशाल्लाह।